गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इस चैप्टर की सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सबसे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उसके बाद हिस्ट्री बताई थी भारतीय संविधान की, कब शुरू हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन था, कौन कौन संविधान सभा की जो असेंबली थी उसमें कौन कौन लोग थे, कैसे थे, कैसे प्रोसीजर शुरू हुआ, बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था। उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन में कर देने के बाद हमने आपको डेफिनेशंस के ऊपर हम डिस्कस किया था हमने। फिर उसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन था, जो हमें पॉइंट्स लिखने थे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम जो है जन संबंधी स्रोत कर रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आफ्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने लगभग जो है 8 से 9 जो देशों का जो प्रभाव रहा है भारतीय संविधान पर वो हमने बताया। अब हम इससे आगे जो है जन संबंधी स्रोतों में नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, और वो है ड्राफ्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जन संबंधी स्रोतों का में जो है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी हमारी, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या था कि भारतीय जो संविधान है उसकी रूपरेखा तैयार करना, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, कौन सी अनुसूचियाँ ऐड होंगी, कौन से अनुच्छेद बनेंगे, इस तरह से पूरा खाका तैयार करना भारतीय संविधान का काम ये ड्राफ्ट कमेटी का था। तो ये जो है ड्राफ्ट कमेटी ऑब्वियसली जन संबंधी स्रोत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो ये एक मुख्य स्रोत था, जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक मुख्य स्रोत था हमारे जो है संविधान के स्रोतों में। इसके अलावा जो है जिसे ये ड्राफ्ट को हम, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मसौदा कहते हैं या फिर एक रूपरेखा कहते हैं। तो इस तरह से 1948 में ड्राफ्ट कमेटी ने अपना काम किया। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसने लगभग 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों की बात कही कि ये जो चीज़ें हैं शामिल होनी चाहिए भारतीय संविधान में। इसके अलावा लगभग 7635 संशोधन पेश हुए इस ड्राफ्ट कमेटी पर, खूब वाद विवाद हुआ। लगभग 2473 जो है इनमें से संशोधनों को मान लिया गया, और इस ड्राफ्ट कमेटी की रूपरेखा को ही आधार मानकर जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्रोत था भारतीय संविधान के लिए ड्राफ्ट कमेटी। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमेटी, यानी कि विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। इसमें मैंने कुछ समितियां लिखी हैं। संविधान बनने से पहले ये समितियां बनाई गई थी, इनके प्रॉपर अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते थे, जो कि अपनी समिति के अनुसार ये कुछ मुद्दों पर डिस्कशन करते थे, और फिर वो जो हमारी संविधान सभा है उसके सामने उन मुद्दों को डिस्कस करते थे। और वो डिस्कशन से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत इफेक्ट पड़ा इन कमेटीज़ के विचारों का। तो कुछ कमेटीज़ के नाम है, जैसे फर्स्ट कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी, यानी कि संघीय शक्तियों की समिति। फिर है संघीय संविधान समिति। फिर अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकार से संबंधित जो परामर्शदात्री समिति है वो है, जो कि अल्पसंख्यकों के बारे में बात करेगी। संघ तथा राज्यों में वित्तीय संबंधों की समिति, यानी कि जो फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित, वो केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्कशन करेगी, ये चौथी कमेटी। इसी तरह से जो है पांचवी जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, यानी कि प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, ये भी एक थी कि राज्यों का जो है राज्यों का अधिकार क्षेत्र कितना होगा, कैसे होगा। इस समिति ने भी कुछ अपने ब्यौरे दिए। तो इन समितियों ने अपने अपने एरिया में खूब शोध किया, खूब विचार विमर्श, वाद विवाद हुए, और जो भी रिजल्ट और फाइनल फाइंडिंग निकल कर आई वो सारी की सारी जो है इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के सामने रखी, और संविधान सभा ने इन चीज़ों से सीखते हुए, इनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए संविधान सभा में कुछ नई बातें जोड़ी, जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सही थी। तो इस तरह से आप इन जो 6-7 समिति हैं, आप इनको जैसे इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए लिखा और हिंदी में मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप इन को लिख सकते हो।
इसी तरह एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि मसौदा समिति को इन समितियों की रिपोर्ट्स के आधार पर ही संविधान का मसौदा तैयार करने का आदेश संविधान सभा द्वारा दिया गया था। तो दीज कमेटीज प्लेज अ वेरी विटल रोल इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम सबसे लास्ट है डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए, भारत के वर्तमान संविधान की जो रूपरेखा है उसे निर्धारित करने के लिए संविधान सभा में बहुत सारे वाद विवाद हुए, बहुत सारी बैठकें हुई। देखिए, उच्च कोटि के विद्वान, बहुत सारे जो लॉ की नॉलेज रखने वाले कानून शास्त्री थे, वो बहुत सारे नेता, राजनीतिज्ञ संविधान सभा में शामिल थे। तो इतने बुद्धिजन शामिल थे। तो उनमें आपस में कुछ चीज़ों के लिए डिबेट हुआ कि कौन सी भारतीय संविधान के में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। तो वो सारी प्रोसेस को देखते हुए जो है यानी कि वाद विवादों से जो भी निकल कर आया वो जो है संविधान के बनने में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हुआ। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं जिसमें हमने मेजर जो है सेकंड पॉइंट किया, जिसमें कि विदेशों का प्रभाव, विदेशी संविधानों का भारत में प्रभाव था, उसको हमने मेजरली इसमें कवर किया है। तो ये जन्म संबंधी स्रोत है, यानी कि संविधान के बनने से पहले, जन्म से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने संविधान को प्रभावित किया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके अंडर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो है डेवलपिंग सोर्स यानी विकास संबंधी स्रोत। ये मैं आपको सेकंड वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि विकास संबंधी स्रोतों का मतलब क्या है। यानी कि संविधान के बनने के बाद जो इतना विकास हुआ है, 70 वर्षों तक का जो विकास हुआ है संविधान का, वो इसके अंदर हम लिखने वाले हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी परिवर्तन हुए इन 70 वर्षों में। तो वो भी संविधान के साथ नई चीज़ों को जोड़ते रहे, पुरानी चीज़ों को निकालते रहे। तो संविधान की रूपरेखा में चेंज होता रहा, संविधान नया बनता रहा, पुरानी चीज़ें हटती रहीं। तो इस तरह से ये जो विकास संबंधी स्रोत है ये संविधान के बनने के बाद के हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कानून होंगे, ऐसे एक्ट्स होंगे जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, नए कानून बने हैं। बहुत सारे ऐसे न्यायिक निर्णय होंगे जिनसे संविधान के कुछ जो अनुच्छेद है उनका, उनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे ऐसे संशोधन होंगे जो संविधान बनने के बाद हुए हैं अभी तक। तो उन सब का हम इसमें जिक्र करेंगे। डेवलपिंग सोर्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पॉइंट है इसके अंदर, वो सारे के सारे आपको फैक्ट्स बहुत याद रखने हैं। इन फैक्ट्स को, ये जो तथ्य हैं इनको आप याद रखोगे और अपने जो एक्सप्लेनेशन है इन पॉइंट्स के उसमें आप ये तथ्य अगर लिखोगे तो इससे आपके क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इनका जो एक्सप्लेनेशन है आने वाले चैप्टर्स में होगा। तो अभी के लिए जस्ट आपको ये पॉइंट्स जो हैं इनके अंदर, जो तथ्य हैं पॉइंट्स के अंदर, वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले डेवलपिंग सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ तथ्यों को लेकर आने की इसमें मैंने किए हैं कि बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट में एक्ट पास हुए हैं। अगर हिंदी में कहूँ, एक्ट पास, संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम। समय समय संसद ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पास किए, जैसे कि रिप्रहेंसिव लिखा है मैंने, सॉरी फॉर दैट, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसको याद रखना है। फिर है फिनेंस कमीशन एक्ट 1950, वित्त कमीशन 1950, इंडियन सिटीजन एक्ट, भारतीय नागरिक एक्ट 1955, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे पोटा भी कहते हैं, 2002 में बनाया गया था, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। ऐसा ही एक्ट 1992 में बना था जिसे टाडा कहते हैं। आपने अगर संजू मूवी देखी हो तो उसमें संजय दत्त के ऊपर जो एक्ट लगता है वो टाडा ही था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, द पे कोड बिल 2019, ये सारे जो एक्ट पास हुए हैं, पार्लियामेंट ने ये कानून पास किए हैं, इनका भारतीय संविधान पर समय समय पर बहुत प्रभाव पड़ा। जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है, जो आपका फर्स्ट है 1951 में, इसमें वोटिंग राइट्स, एज, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। फाइनेंस कमीशन, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो वित्तीय बंटवारा है, धन का बंटवारा है या एलोकेशन है, करों का बंटवारा है, वो करता है, वो 1950 के अधिनियम से बनकर उभर कर सामने आया 1951 में।
तो सिटीजन भारत का कौन होगा 1955 में, ये भी भारतीय संविधान में जुड़ा कि कौन कौन सिटीजन होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पास हुए हैं समय समय पर जिसका पार्लियामेंट पे प्रभाव सॉरी भारतीय संविधान पे प्रभाव पड़ा है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी, इसमें कुछ पॉइंट्स। इसी तरह जुडिशियल डिसीजन है, समय समय पर बहुत से न्यायिक निर्णय लिए गए हैं न्यायालय द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट, कई बार हाई कोर्ट द्वारा, जिनका भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर विशेष प्रभाव रहा है, जिनसे बहुत अधिक परिवर्तन भी आया भारतीय संविधान में। सबसे पहले 1951 का गोपालन मामला। देखिए, जो जितने भी इसमें 5-6 मैंने एक्ट्स डाले हुए हैं, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में, इनमें अच्छे से डिस्कस होंगे। तो अभी के लिए जस्ट ये पॉइंट्स जो है तथ्य आप याद रखें। गोपालन स्टेट मद्रास 1951 में आया था। मद्रास एंड चंपाकरण दोरारजी 1951 में आया था। गोलकनाथ, जो कि मूल अधिकारों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया एक वाद था, केस था, जो कि 1967 में आया था, जिसमें ये बताया गया था कि मूल अधिकार जो है उसमें संशोधन हो सकते हैं या नहीं, तो नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया था गोलकनाथ में। केशवानंद भारती में जो है भारत का मूलभूत ढांचे के नाम से एक नई टर्म पैदा हुई, जिसमें ये बताया कि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है पार्लियामेंट। मिनर्वा मिल्स 1980 में आया, जो कि आप आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो इसमें इसका जिक्र होगा। सारे के सारे जो हैं आप बार बार पढ़ने वाले हो। अभी के लिए आप इनको जस्ट याद रखें बहुत अच्छे से। मैं कभी भी आपकी डाउट क्लासेस होंगी या फिर आपका जो गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, उनमें इन केसेस की डेट या केसेस किससे रिलेटेड है ये मैं पूछ सकती हूँ, तो इन केसेस को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तीसरा विकास संबंधी स्रोत जो है संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार। संविधान के बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने जो संविधान को बहुत अच्छे जानकार कहे जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी बुक्स लिखी हैं। यहाँ पे मैंने डी बासु, ग्रामीण ऑस्टिन एमसीक्यू में पूछा गया था, जेनिंग्स की बुक के बारे में पूछा गया था। तो बहुत सारी बुक्स मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं 6-7 ही मेंशन की। ये तो आपको याद रखनी ही है, अपने पॉइंट्स में, अपने एक्सप्लेनेशन में लिखनी ही है। इसके अलावा बुक्स में भी तकरीबन 10 के आसपास ऐसी बुक्स हैं, तो उनको भी आप अच्छे से याद रखें, जो कि ये बताती है कि जो एक्सपर्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने गहन से पढ़ा था, उन्होंने कुछ नए विचार जोड़ने चाहे, कुछ नए अपने थॉट्स वो लेकर आए, तो उससे भी संविधान जो है प्रभावित हुआ। फोर्थ और इम्पोर्टेंट है संवैधानिक संशोधन। मैंने जैसे मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है। रीति रिवाज, परंपराएं अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगी तो वो रूढ़ियां बन जाएगी। यही बात हमारे संविधान पर भी लागू होती है। अगर संविधान समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा तो वो बहुत कठोर और रिजिड हो जाएगा। समय के अनुसार परिवर्तित होना ही प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह से ये संविधान पर भी लागू होता है कि संविधान में संशोधन समय समय पर होनी चाहिए। तो अभी तक 2020 तक, जनवरी 2020 तक 104 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। ये संशोधन होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं ये पार्लियामेंट में, और ये सारा जो आपको 10th चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए आपको जस्ट 5-6 जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखने हैं, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, जिसे कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनमें आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार सुनेंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मूल अधिकारों में आप इसको जरूर पढ़ेंगे। ये जो था 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था इसमें, तो इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट ये याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट थे, अमेंडमेंट थे। 73rd आया था, पंचायती राज को लेकर आया था ये 1992 में। 86, 91, 95 ये आगे आने वाले समय में आप पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप जस्ट याद रखें कि ये महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जो भारतीय संविधान में हुए। कुछ कन्वेंशन से, कुछ परंपराएं, रीति रिवाज जुड़ गई, जो कि ना तो संविधान में लिखी थी, ना संविधान से पहले भी थी। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, संविधान ने जो कार्यकारी शक्ति है पूरी की पूरी राष्ट्रपति को दी है, लेकिन जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति तो जस्ट एक रबर स्टैंप है, सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर, उसका मंत्रिमंडल करता है। एक्चुअल पावर्स तो कैबिनेट के हाथों में है। आप देखेंगे तो ये परंपराएं हैं, समय के साथ जुड़ गई है। लिखा हुआ संविधान में कुछ है, लेकिन जो है एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। इसी तरह से परंपराओं में आप शामिल कर सकते हैं कि आप जब गवर्नर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये परंपरा बन गई है कि जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट यानी राज्यपाल जब चुना जा रहा हो तो उसमें उस राज्य के मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाएगी। इसी तरह से जो राज्यपाल चुना जाएगा, जिस भी राज्य का चुना जाएगा, वो उस
राज्य का नागरिक नहीं होगा, वो किसी और राज्य का होगा, ये भी परंपरा में शामिल हो गया है। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी एक विकास के स्तर पे है। एक पक्ष का नेता चुना जाएगा जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस के बाद, वो भी मैं आपको आने वाले इसमें बताऊंगी कि विपक्ष के नेता चुनने के लिए कितने परसेंटाइल जो है उस पार्टी की वोटिंग होनी चाहिए। अभी के लिए जस्ट इतना रखें कि ये हमारी परंपराओं में शामिल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर को है राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ऐसा कहा जाता है बहुमत दल के नेता को, लेकिन वास्तव में जो ज़्यादा सीट्स जीत के जाती है, बहुमत जिसको मिलता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। राष्ट्रपति तो जस्ट शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति का शासन